अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है जो मैं डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। सही है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैटिस्टिक्स की बैकबोन माना जाता है। मींस के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है ये। ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन हम बेसिकली क्वेश्चंस सुनते रहते हैं कि अगर कर्व है, कोई बेल कर्व है, ठीक है, तो उस कर्व का एरिया फाइंड आउट करना है तो वो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक का एरिया फाइंड करना है अंडर द कर्व। ठीक है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो ऑब्वियसली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ही बात हो रही होती है, जो इंशाल्लाह यहाँ पे मैं आपके सामने डिफ़ाइन करूँगा, जिससे आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि क्या एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं और एरिया होता क्या है और कौन से वो पॉइंट्स होते हैं जिनके दरमियान हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे हम पॉइंट्स को उस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, उस कर्व के अंदर जो है वो प्लॉट कर सकते हैं, फिर उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ, तो वही बातें जो पहले आपको मैं बता चुका हूँ वही इसका एक्चुअली इंट्रोडक्शन है। ठीक है। कोई भी रैंडम वेरिएबल जो है वो कब किसी डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करता है, सिर्फ उसी वक्त अप्रोच करता है जब वो उसी डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ जो है उसको सेटिस्फाई करता हो। ठीक है। मीन्स कि हम लिखते हैं कि a random variable x is said to have normal distribution, is said to have let's say Poisson probability distribution, is said to have let's say uniform probability distribution। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम आगे उसका पीडीएफ लिख देते हैं कि अगर उस रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ ये है तो वो रैंडम वेरिएबल जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल की बात करते हैं, हम कहते हैं कि कोई भी रैंडम वेरिएबल एक्स है वो कब जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जब उसका पीडीएफ क्या हो। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखने लगा हूँ जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है। फॉर्मूला क्या है? एफ ऑफ एक्स विद म्यू लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स विद म्यू एंड सिग्मा। ये जो म्यू और सिग्मा मैंने लिखे हैं ये साथ इसके पैरामीटर्स लिखे हैं। आप जस्ट एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, पैरामीटर्स को अलग से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे अलग से भी डिफाइन कर दूंगा। तो इसका जो पीडीएफ है ये 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर अंडर रूट e पावर -1/2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। ये जो है इसका पीडीएफ है, इसका फॉर्मूला है। ठीक है। 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर होल स्क्वायर रूट e पावर -1/2। अब ये जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है ये -1/2 के साथ हो रही है, e के साथ नहीं हो रही। ये माइंड में रखना है आपने। इसके जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं रेंज लिखता हूँ। इसकी रेंज जो है इसकी वो होती है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। आप इसको यूं भी लिखते हैं जैसे दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लिख देते हैं, ये है -इन्फिनिटी से प्लस, किसी भी तरह से लिख सकते हैं। इसके जो पैरामीटर्स हैं वो दो है, म्यू एंड सिग्मा। पैरामीटर समटाइम्स सिग्मा स्क्वायर लिखा जाता है, समटाइम्स सिग्मा लिखा जाता है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। सिग्मा एक्चुअली वेरिएंस का ही पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, सिग्मा स्क्वायर का ही पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। तो इसमें कंट्राडिक्शन है कि सिग्मा स्क्वायर है या सिग्मा है, तो आप सिग्मा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सिग्मा स्क्वायर तो ज़्यादातर जो है वो सिग्मा ही यूटिलाइज़ होता है, तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि इसके पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा है। म्यू मीन है इसी डिस्ट्रीब्यूशन का और सिग्मा इसी का स्टैंडर्ड डेविएशन है। सिग्मा स्क्वायर इसका वेरिएंस होता है। तो ये इसका फार्मूला हो गया, ये उसकी रेंज हो गई और ये उसके पैरामीटर हो गए। ठीक है। अब यहाँ पे कर्व को डिफ़ाइन करता हूँ मैं कि कर्व जिसकी हम बात करते हैं बेल कर्व होती है। लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था मैंने कि स्क्यूनेस 3 और स्क्यूनेस 0 और कर्टोसिस 3 होते हैं, तो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वेरिएबल। ठीक है। तो उस कर्व की आज बात करते हैं, नॉर्मल कर्व जिसको आप बेल कर्व भी कहते हैं, वो होती क्या है। सही है। तो ये कर्व है, इसको आप कहते हैं नॉर्मल कर्व। ठीक है। -इन्फिनिटी से
प्लस इन्फिनिटी तक हम इसकी रेंज लिख देते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि ये जो लाइंस जा रही हैं दोनों, ये एक तो जो है एक्स एक्सिस की लाइन जा रही है, सही है, तो ये जो ऊपर कर्व की लाइन आ रही है ये किसी भी पॉइंट पे जाके टच नहीं करते हैं, ठीक है। अगर ये टच कर जाएं तो फिर इसकी डिफाइंड रेंज हो जाएगी। क्योंकि ये टच नहीं करते हैं किसी भी पॉइंट पे, साथ साथ बहुत नियर हो जाते हैं लेकिन टच नहीं करते हैं, इसी वजह से इसकी रेंज हम प्लस इन्फिनिटी और इसी तरह से लेफ़्ट साइड पे माइनस इन्फिनिटी लिखते हैं, सही है। तो इसकी जो यहाँ पे सेंट्रल वैल्यू है, यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, ठीक है, ये मीन वैल्यू होती है, ठीक है। सेंट्रल वैल्यू ये वो वैल्यू है जहाँ पे जो है पीक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है इस कर्व की, सबसे ऊंची वैल्यू, सही है। तो ये वो कर्व है जिसका मीन जो है और इस जिसका जो स्क्यूनेस जो है जिसकी वो ज़ीरो होती है। स्क्यूनेस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? स्क्यूनेस होती है किसी तरफ जो है बाइसनेस कर जाना, झुकाव कर जाना, सही है। तो अगर आप कर्व में यहाँ पे जनरली बना रहा हूँ, वैसे मैं आपको बाद में समझाता हूँ ताकि आपको स्क्यूनेस का कंसेप्ट समझ आ जाए, समझना इजी हो जाए। यूँ है, ठीक है। तो ये देखें इसका झुकाव, इसकी जो पीक वैल्यू है बिल्कुल सेंटर के अंदर है। इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड पे इक्वल एरिया एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए इसकी पीक वैल्यू यहाँ पे आ गई है। अब लेफ्ट और राइट साइड के एरिया में डिफरेंस आ चुका है। राइट साइड का एरिया बहुत ज़्यादा है, लेफ्ट साइड का बाउंडेड एरिया है, सही। इसी तरह से यहाँ पे भी देखें राइट साइड का ज़्यादा एरिया है तो लेफ्ट साइड का कम एरिया है, सही है। तो ये चीज़ है, ये मतलब स्क्यूनेस बताती है हमें, नेगेटिवली स्क्यूड है पॉजिटिवली स्क्यूड। ये इंशाल्लाह मैं बाद में डिफाइन करता हूँ आपके सामने। अभी इसकी हम बात कर रहे हैं, मेन कर्व की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, एक तो ये बात कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होती है, मतलब मीन, मीडियन एंड मॉड आर ऑलवेज इक्वल। इस डिस्ट्रीब्यूशन के, इस कर्व के याद रखना, जो पहले दो बनाई थी उनके नहीं, इस कर्व के मीन, मीडियन एंड मॉड तीनों क्या होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। आप यूं भी लिख सकते हैं कि मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड, ये तीनों बराबर होते हैं, तभी इसको सिमेट्रिक बोला जाता है। वो इसी पॉइंट पे लाई करते हैं, इस पॉइंट पे जहां पे मैंने म्यू लिख दिया है, सही है। स्टूडेंट्स, टोटल एरिया अंडर द कर्व, लास्ट जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन थी उनमें डिफाइन किया, हमें पता भी चल चुका है अब इस बात का कि जो टोटल एरिया अंडर द कर्व होता है वो हमेशा 1 होता है। तो मैंने चूँकि बताया कि ये सेंट्रल वैल्यू है, तो सेंट्रल वैल्यू दोनों साइड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, सही है। तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है मीन्स के हाफ एरिया यहाँ पे है और हाफ यहाँ पे है। इस लाइन से राइट साइड पे हाफ है प्लस इन्फिनिटी तक, और इस साइड से लेफ्ट साइड पे हाफ एरिया है माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। वो बात की बात है कि यहाँ पे ज़ीरो कब आता है वो मैं आपको डिफाइन करता हूँ अभी। तो ये मतलब वो पॉइंट है कि इस पॉइंट्स, इस लाइन से हाफ इधर है हाफ इधर। अब हाफ कितना होता है? टोटल 1 होता है। तो आप सिंपल उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। आप 1/2 लिख सकते हैं और 0.5 लिख सकते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो 0.5 या 1/2 एरिया यहाँ पे लाई कर है। यह बात हम याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस में यूटिलाइज़ होती है ये, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स में यूटिलाइज़ होती है कि यहाँ से प्लस इन्फिनिटी तक का एरिया 5% मीन्स 50% होता है, मीन्स के 0.5 होता है, और यहाँ से प्लस इन्फिनिटी तक माइनस इन्फिनिटी तक भी 50% एरिया होता है, मीन्स के 0.5 या 1/2 होता है, सही है। तो ये वो पॉइंट्स हैं, दीज आर। अब ये वो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी स्क्यूनेस क्या होती है? 0 होती है। देखिए ना, स्क्यूनेस किसी तरफ नहीं जा रही। जो मैंने नेगेटिव पॉजिटिव स्क्यूड का जो है उसकी कर्व बना के आपको दिखाई है अभी, तो उसमें हमें पता चल रहा था कि एक में लेफ़्ट साइड पे स्क्यूनेस आ गई, एक में राइट साइड पे स्क्यूनेस आ गई। यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में है, हाफ एरिया भी है, तो इसका मतलब है स्क्यूनेस इसकी क्या है? 0 है। और कर्टोसिस इसके क्या हैं?
वो 3 हैं। कर्टोसिस स्टूडेंट्स हमें पीक पॉइंट बताते हैं, तो इसका पीक पॉइंट 3 होता है, ये बस आप याद रख लें कि कर्टोसिस 3 होते हैं, उसकी यूनिट 0 होता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। सही है, तो ये वो कर्व थी। सही है, अब इसी लाइन पे एरियाज लाई कर रहे होते हैं, वैल्यूज़ लाई कर रही होती हैं एक्स की, वेरिएबल की, जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होती हैं, हम उनको यहाँ पे लाई करते हैं, फिर उनका एरिया फाइंड आउट करते हैं एरिया टेबल के थ्रू। सही है, तो ये होगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक होता है वेरिएबल जो कि नॉर्मल है, एक वेरिएबल होता है स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल। स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये मैं रेस कर देता हूँ, इसी कर्व को लेके मैं आगे चलता हूँ फिर। ठीक है, यूँ मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि हमें पता चल चुका है कि हाफ ऑफ एरिया ही दोनों साइडों पे लाई कर रहा है। सही है, तो अब हम जस्ट क्या करेंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल को यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे कि स्टैंडर्ड नॉर्मल एक्चुअली होती क्या है। देखिए, कोई वेरिएबल उस वक्त स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल कहलाता है इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जब दोनों पैरामीटर्स किसी स्पेसिफाइड वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहे हों। मींस के पैरामीटर्स देखें ना, पैरामीटर्स थे म्यू और सिग्मा, तो आपने याद रख लेना है कि हर वो डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी नॉर्मल की यानी कि वो सिचुएशन आप कह लें, हर वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वो सिचुएशन जिसमें म्यू 0 और सिग्मा 1। अब देखें ना स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कहीं पे सिग्मा यूज़ होता है, कहीं पे सिग्मा स्केयर यूज़ होता है, तो 1 का अगर आप स्केयर भी ले लें तो तब भी 1 ही रहता है। तो सिग्मा स्केयर भी अगर पैरामीटर लें तब भी स्टैंडर्ड नॉर्मल को ही अप्रोच करेगा। ठीक है, ये छोटी सी बात थी। देखें, जब आपका म्यू 0 हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, देन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जब सिग्मा 1 हो जाएगा, इस सिचुएशन में रैंडम वेरिएबल अब इस पीडीएफ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे फॉलो तब करता है जब आपका म्यू अदर देन 0 होता है और वेरिएंस अदर देन 1 होता है, मींस का स्टैंडर्ड डेविएशन अदर देन 1 होता है। ठीक है, ये वो एक स्पेसिफाइड कंडीशन है। देखें ना, हम यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि हम हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस फाइंड करें, वो आई न्यूमेरिकल फाइंड करें तो वो आए 1, ठीक है, अगर मीन फाइंड करें तो वो 0 ना आए। तो ये सिचुएशंस है पूरी, मींस के ये दोनों वैल्यूज़ जो है एग्जिस्ट करेंगी अगर इस सिचुएशन में आपका स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल कल आएगा वो। तो जब यहाँ पे म्यू की जगह पे 0 पुट करेंगे, सिग्मा की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो ये टोटल पीडीएफ चेंज हो जाएगा, वो स्टैंडर्डाइज्ड रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो उसको आप कह सकते हैं कि अ रैंडम वेरिएबल एक्स, या आप कह लें कि अ स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल एक्स, या सिंपली आप जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपने डिफाइन किया है उसमें आप यहाँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू हैव स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन इट्स मीन, यानी कि व्हेन इट्स फॉलोज द फॉलोइंग पीडीएफ विद पैरामीटर 0 एंड 1। मतलब कि एक्स जो है वो फॉलो कर रहा है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद 0 एंड 1। अब यहाँ पे म्यू और सिग्मा नहीं लिखते, 0 और 1 लिख देते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन को देखते ही हमें पता चल जाता है कि हम स्टैंडर्ड नॉर्मल की बात कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आपने नॉर्मल कहना है तो वो एक्स फॉलोज नॉर्मल ओनली, एन मीन्स नॉर्मल, एस एन मीन स्टैंडर्ड नॉर्मल विद मीन म्यू एंड वेरियंस सिग्मा, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। सही है, तो यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे 0 और 1 स्पेसिफाइड वैल्यू है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इस स्पेसिफाइड कंडीशन में स्टैंडर्ड नॉर्मल कल आएगा। ओके हो गया। अब मैं एरिया की बात करता हूँ कि एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है। मैं ये पीडीएफ भी रेस कर देता हूँ यहाँ से, एरिया की सिर्फ हम बात करते हैं। ठीक है, एरिया, अब सपोज करें कोई वैल्यू है, यहाँ पे देखें स्टैंडर्ड नॉर्मल की बात की ना मैंने अभी, तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है, तो यहाँ पे ना आपकी एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाती है, 0 एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो जब वैल्यू यहाँ 0 आ जाती है, राइट्स और लेफ़्ट साइड पे इक्वल एरिया एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, हमें पता है इस चीज़ का भी, तो यहाँ पे 0 है, हम z की वैल्यू, z का फार्मूला यूटिलाइज करते हैं, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये फार्मूला किस लिए इस्तेमाल होता है z वेरिएबल का, किस लिए, इसलिए
कि जो भी z की वैल्यू आएगी, एक्चुअली देखें ना यहाँ पे हम इसको लिखते हैं z इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 ऑर्डिनेट, ठीक है, z इज इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। वो वैल्यू क्या फाइंड आउट करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में सवाल आता है, सही है, सवाल के अंदर आपको बताया जाता है कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन, या कोई भी सवाल है विद मीन समथिंग, ठीक है, और विद वेरियंस समथिंग, कोई भी वैल्यू दी हुई है, तो वो मीन जो है ना वो आपको जो दिया होता है वो यहाँ पे पुट करते हैं। वेरियंस है तो स्टैंडर्ड डेविएशन लेके पुट करते हैं, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो यहाँ पुट करके आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि एरिया फाइंड करना है आपने, प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन 30 फाइंड करना है, लेस देन और इक्वल टू 30 फाइंड करना है। तो ये एक्चुअली x की वैल्यू है जो इसकी जगह पे इस्तेमाल होगी। 30 यहाँ पे पुट करेंगे, म्यू आपको डिस्ट्रीब्यूशन का गिवन होगा जो कि कांस्टेंट होता है, सिग्मा आपको डिस्ट्रीब्यूशन का गिवन होता है जो कि कांस्टेंट होता है। x की वैल्यू वेरी करती है, कहीं पे हमने 30 का एरिया फाइंड करना है, कहीं पे 40 का करना है, कहीं पे 2 पॉइंट्स के दरमियान करना है, ठीक है, तो वो वेरी कर रहा होता है। तो हम x की जगह वैल्यू पुट करके z का जो आंसर निकालते हैं, सपोज करें -1.8 आंसर आ गया है, सपोज किया, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें पता है कि ये जो आंसर है 0 से लेफ्ट साइड पे माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा, यहाँ पे कहीं लाई करेगा। आप कह दें सपोज किया जी यहाँ पे हमारा -1.8 लाई कर दिया है, तो हमने इतना एरिया फाइंड आउट करना है, तो हमने -1.8 से लेके 0 तक का एरिया फाइंड आउट करना है, सही है। तो 0 तक का एरिया फाइंड आउट करना है, -1.8 तक या -1.8 से 0 तक ये एरिया। तो इस एरिया को हम एरिया टेबल से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हम -1.8 को टेबल में देख लेते हैं कि जहाँ पे -1.8 टू 0 आ रहा है वहाँ पे कितनी प्रोबेबल वैल्यू जो है वो लाई कर रही है, वही उस एरिया का आंसर होगा। अगर आप उसको परसेंटेज में लेना चाहते हैं तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज में आंसर आ जाता है, ठीक है। तो परसेंटेज की बात हुई तो आपको एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दूँ कि मैं दोबारा बना देता हूँ। यहाँ पे जो है ना जी का फार्मूला भी हमें पता चल गया कि क्या होता है। अब यहाँ पे देखें कर्व बनाई मैंने, ये बेल कर्व बना दी है मैंने, सही है। तो सेंट्रल वैल्यू भी लाई कर देता हूँ जैसे पहले की थी। हो सकता है ये मुझसे थोड़ी सी इधर उधर होगी वो कर्व, लेकिन है ये बेल कर्व, ये माइंड में रखना है आपने। आप यही ना समझें कि पहले बेल बनाई थी अब पता नहीं ख़राब बेल बना दी है। तो यहाँ पे 0 है, सही है। अब देखिए वैल्यू हमने लाई करनी है, पॉजिटिव है तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ, नेगेटिव है तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ लाई करेगी, हमें पता है इस चीज़ का। फिर उसको जी में पुट करके आंसर निकाल सकते हैं हम। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि के सिग्मा, 3 सिग्मा की लिमिट्स हम पुट करते हैं। देखें म्यू प्लस माइनस, ये जनरल टर्म है, म्यू प्लस माइनस के सिग्मा। अगर के आपका 1 हो, के कोई कांस्टेंट वैल्यू है, के आपका 1 होता है, ये 1 2 3 यानी कि 3 सिग्मा लिमिट तक जाते हैं। ये है म्यू, आप इसको म्यू कह दें, म्यू है, ठीक है। यहाँ पे है आपका एक सिग्मा यानी कि म्यू प्लस सिग्मा, यहाँ पे है म्यू प्लस 2 सिग्मा और यहाँ पे है म्यू प्लस 3 सिग्मा। ये 6 नहीं है, ये सिग्मा है, बेशक आप इसको 6 समझते हो। तो म्यू माइनस सिग्मा, म्यू माइनस 2 सिग्मा, म्यू माइनस 3 सिग्मा, सही है। कर्व थोड़ी बड़ी कर देता हूँ वरना नाइंसाफ़ी हो जाएगी ना ये सिग्मा लिमिट्स के साथ, ये सही है। अब ये मैंने ना लिमिट्स लिख दी हैं, अब 3 सिग्मा लिमिट्स हैं। अब ये हमें क्या बताती हैं कि अगर हमारा एरिया इस पॉइंट से, मैं ये ज़रा डॉटेड लाइन लगा लूँ, रफली लगाई है मैंने लाइंस, तो समझ लीजिएगा इसको। ज़्यादा ही टेढ़ी बन रही है ये। तो हम दूसरे तरीके से लगा लेते हैं। हमने तो कंसेप्ट को समझना है कि कंसेप्ट एक्चुअली है क्या।
ये मैंने ना लिमिट्स लगा दी है, लिमिट्स पे ना लाइन लगा दी है कि लाइंस क्या हैं लिमिट्स पे। अब ये जो एरिया है, अब बात को समझना है आपने, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक यहाँ पे, इसको आप कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ म्यू प्लस माइनस सिग्मा, म्यू प्लस माइनस सिग्मा लिमिट्स होती हैं, सही है। तो म्यू प्लस माइनस सिग्मा लिमिट्स, ये जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ इस लाइन तक का एरिया, ये आपका होता है 68%, 68 पॉइंट आई थिंक सो 68 है, 78 है, ठीक है। तो मैंने जो है वो एक फिगर लिख दिया है ऑब्वियस सा, 68% एरिया आपका, इस एरिया के अंदर 68%, 1 का 68% लाई करता है, ठीक हो गया। अगर हम बात करते हैं 2 सिग्मा, हम ना सिग्मा को, स्टैंडर्ड डेविएशन को इंक्रीज करते जा रहे हैं। फिर मैं आ जाता हूँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से इस सेकंड तक, इसको आप कहते हैं म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा। ये 2 सिग्मा लिमिट्स हो जाएंगी क्योंकि मैं 2 सिग्मा तक प्लस साइड पे भी गया और माइनस साइड पे भी। ये जो एरिया है ये आपका तकरीबन 95%, 95 पॉइंट समथिंग है ये, सही है। तो 95% एरिया है, सही है। अगर मैं सिग्मा को थोड़ा और इंक्रीज़ करता हूँ, 3 तक ले जाता हूँ, तो ये और ज़्यादा जो है एरिया कवर होगा इसमें, वो होता है 99% एरिया। इसको आप कहते हैं म्यू प्लस माइनस, मैं प्लस माइनस लगा रहा हूँ, इसका मतलब है कि प्लस करेंगे तो राइट साइड पे, माइनस करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। तो ये 99% एरिया, इतना एरिया जो अंदर वाला है ना सारा, ये 1 का 98% एरिया है। तो ये जो है यहाँ पे अगर हम देखें ना, अगर हम सिग्मा को इंक्रीज़ करते जाएंगे, ये वैसे भी एमसीक्यूज़ में अक्सर सवाल पूछा जाता है कि सिग्मा के इंक्रीज़ करने से जो नॉर्मल कर्व है वो फ्लैट होती चली जाती है। अब देखें ना, आप इनकी नुकरों से पकड़ें, ठीक है, जैसे कोई सीधा ना हो रहा हो तो हम उसकी कहते हैं कि हम कान खींचेंगे, ठीक है, हम तुम्हारी टांगें खींच देंगे। तो यहाँ से आप इसको पकड़ के सिग्मा इंक्रीज़ करते जाएं तो ऑफ कोर्स ये जो कर्व है ये फ्लैटी होती चली जाएगी, नीचे आती जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप सिग्मा को इंक्रीज़ करते हैं, जो आपकी कर्व है वो फ्लैट होती चली जाती है। तो ये एरिया है 99%, 95%, 68%, ये स्टैंडर्ड एरिया। आप अगर ज़ीरो लगाते हैं यहाँ पे, आप ज़ीरो है तो 1 2 3 लिखते हैं, -1 -2 -3, ये भी इसी चीज़ को ही शो करता है। 1 सिग्मा लिमिट इधर जो है वो प्लस साइड पे है या माइनस साइड पे है, ठीक है, प्लस माइनस लिख देते हैं। तो फिर 2 सिग्मा लिमिट्स हैं, फिर 3 सिग्मा लिमिट्स होती हैं। तो ये इनके एरियाज़ हैं। अब फ़र्ज़ किया मैं इसी कर्व को लेके कहता हूँ मैंने एरिया फाइंड करना है। अब एरिया वेरी भी तो कर सकते हैं, मैं आपको कहता हूँ यहाँ से यहाँ तक एरिया फाइंड करना है तो ना ज़्यादा, तो उसके फाइंड करने का कोई तरीका भी तो होगा ना। ये तो हमें पता है कि 3 सिग्मा लिमिट का एरिया है, फाइंड कैसे करना है वो उसी फार्मूला से करना है जो मैंने जी का फार्मूला यहाँ पे लिखा था, ठीक है। जी के फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे इसको। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट, दोबारा कर्व बना के उसके एरिया को डिफ़ाइन करता हूँ कि एरिया कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका क्या क्या फार्मूला होता है। ये कर्व है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ना एक बड़ी मशहूर बात है कि और कुछ आए ना आए, बंदा जो है ना इस कर्व को बनाना सीख जाता है। ख्वाब में भी बनाए ना, नींद में भी बनाए तो बंदे की वो कर्व बिल्कुल ठीक बनती है, क्योंकि हर सवाल में बनानी कर्व होती है एरिया के हर क्वेश्चन में, सही है। तो देखें ये कर्व है, ठीक है। इस कर्व में हमने एरिया डिफाइन करना है। यहाँ पे सेंटर में 0 वैल्यू, ये सेंटर तो ना हुआ, ये तो नाइंसाफ़ी हुई। सेंटर बनेगा यहाँ पे, बस तकरीबन अपनी तरफ से सेंटर जिसको कह लें, ठीक है। तो ये सेंटर बन गया है 0। अब मैं कहता हूँ जी आपने एरिया फाइंड आउट करना है किसका, जब प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ लेस देन और इक्वल टू 50 का। अब 50 कहाँ लाई कर रहा है, लेट्स से यहाँ पे 50 लाई कर रहा है। 50 से लेस सारे का सारा एरिया फाइंड करना है आपने। इसका मतलब ये है कि इस लाइन से यहाँ पे नहीं रुकना, लेस है
इक्वल भी है। इक्वल का मुराद ये है कि 50 वाला पॉइंट भी इन्वॉल्व हो जाएगा ना उसके अंदर, सही है। तो इस पॉइंट से हम यहाँ तक का सारा एरिया मैं अंडरलाइन करता हूँ यहाँ पे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये शेडिड एरिया जितना भी है ना, ये हमने फाइंड आउट करना है। इस लाइन से इस तरफ जितना भी एरिया आ रहा है ये सारे का सारा। अब देखें इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ से लेके ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया हमें पता है वो 0.5 है, जो पहले मैं डिफ़ाइन अभी करके आया हूँ। तो हमने यहाँ पे 0 से लेके 50 तक का एरिया फाइंड करना है। अब जो जी का एरिया टेबल है ना, उसमें 50 इतनी बड़ी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। इस वैल्यू को मिनिमाइज़ करने के लिए, इस वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए हम जी का फार्मूला लगाते हैं। आप जी का फार्मूला लगाएंगे, वो क्वेश्चन में इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा मैं। जी का फार्मूला लगा के एक आंसर निकालेंगे, वो मिनिमम आंसर आएगा, प्रोबेबल आंसर, जहाँ से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, सही है। तो वो उस वैल्यू को यूटिलाइज़ करेंगे, यहाँ पे कहीं लाई करवाएंगे, वो कहाँ पे है, वो वैल्यू लाई करवाने के बाद उसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो वहाँ से 0 का एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसको 0.5 में ऐड करेंगे तो वो सारा एरिया हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा, सही है। इसी तरह से राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, मैंने आपको कहा था ना कि बंदा कर्व बनाना सीख जाता है। अब मैं दोबारा कर्व बनाऊँगा, पहले से थोड़ी सी अच्छी बनेगी क्योंकि बार बार बनाता ही जा रहा हूँ ना मैं कर्व। तो यहाँ पे एक कर्व और बनाता हूँ मैं, नॉर्मल की कर्व, देखें तकरीबन ठीक ही बनेगी। अच्छा, इस कर्व की बात करता हूँ, ये है 0 पॉइंट, मैं कहता हूँ जी फाइंड करना है एरिया आपने इस पॉइंट का और इस पॉइंट के दरमियान का। इसको आप कह लें पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए और बी के दरमियान का एरिया मींस के ये सारा एरिया फाइंड करना है। तो आप डायरेक्ट ए से बी का एरिया कभी भी फाइंड नहीं कर सकेंगे कर्व के अंदर, क्योंकि वो दो वैल्यूज़ होती हैं। आप हमेशा क्या करेंगे, पहले मूव करेंगे ए से लेके 0 तक, फिर 0 से स्टार्ट करके आप बी तक जाएंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर इन दोनों एरियाज़ को यानी कि ए प्लस बी कर देंगे। तो ए प्लस बी करने से हमारे पास किसका एरिया आ जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान का एरिया आ जाएगा। अगर सपोज करें ये ए पॉइंट नहीं है, जस्ट आपने यहाँ से यहाँ तक का एरिया फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले मैंने लेस देन की बात की ना कि लेस देन 30 है वो एरिया फाइंड करना है। अब यहाँ पे ग्रेटर की बात कर लेते हैं, ठीक है, या लेफ़्ट साइड पे लेस की बात कर लेते हैं। एक दफ़ा फिर कर्व बनेगी, यहाँ पे हर दफ़ा एक नई शेप ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे है सेंट्रल पॉइंट से 0, आपने एरिया फाइंड करना है जी इस पॉइंट से ग्रेटर, प्लस इन्फिनिटी तक आपने ये जो है ना एरिया, ये शेडिड एरिया जितना भी है ये फाइंड करना है। ये आप पॉइंट ए कह लें, ए से प्लस इन्फिनिटी तक का एरिया फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको फाइंड कैसे करेंगे, बड़े गौर से समझना है आपने कि हम डायरेक्ट तो नहीं बता सकते कि इस पॉइंट से ए से, अब ए पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ना ए भी, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, ये सवालों में समझ आएगा आपको। ए से लेके प्लस इन्फिनिटी तक एरिया फाइंड करना है, ये हम डायरेक्ट नहीं बता सकेंगे। प्लस इन्फिनिटी तक है तो वो हम कैसे स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल से बता सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 से लेके ए तक का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ये एरिया जितना भी आएगा, जो भी आंसर आएगा, इस आंसर को 0.5 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एरिया किसका आएगा, यहाँ से लेके प्लस इन्फिनिटी तक का एरिया। देखें ये टोटल एरिया यानी कि इस साइड का एरिया हमें पता है 0.5 है, तो हमने इतना एरिया उसमें, इतना एरिया हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का एरिया उसमें से हमने निकाल दिया, तो पीछे ये एरिया बच गया है। तो यही एरिया हमने
फाइंड आउट करना था। तो इस तरह के सिनेरियोज होते हैं। लेफ़्ट साइड पे चले जाएं माइनस इन्फिनिटी की तरफ तो तब भी यही सीन होगा। फिर आपने 0.5 में से माइनस कर देना है उस एरिया को, ठीक है। अगर आप राइट साइड से फाइंड करें तो 0.5 में प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो ये 3 किस्म के एरियाज़ की मैंने आपको सिचुएशंस बताई हैं कि कैसे कैसे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ मैं कि क्वेश्चन के अंदर कैसे वैल्यूज़ जो होती हैं उन वैल्यूज़ जो है उनको हम लाए करके उनको फाइंड आउट करके कैसे हम जो है उससे स्टैंडर्ड वैल्यू फाइंड करके एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर एरिया से जब हमने नंबर ऑफ़ एनीथिंग फाइंड करनी होती है जो क्वेश्चन के कंसर्निंग होती है, सही है। देखें ना, कोई भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, उस डेंसिटी फंक्शन को आप कैपिटल एन यानी कि उसकी पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाता है, नंबर्स में चेंज हो जाता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे इंशाल्लाह क्वेश्चन में भी क्लियर करूँगा और सिंपल जो है क्वेश्चन भी आपको इसके हवाले से भी समझ में आएगा कि इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लें, अगर नोट करना है तो क्वेश्चन में करवाता हूँ आपको। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन से इंशाल्लाह आपको अच्छी समझ आएगी। मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है लिखता हूँ। क्वेश्चन है, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ $5,000 students, ठीक है। द मार्क्स ऑफ द एग्जामिनीज, मार्क्स ऑफ एग्जामिनीज, ठीक है। एग्जामिनीज वो जो एग्जाम है, अच्छा एग्जामिनीज जो हैं उसके बाद आप लिखेंगे इन स्टैटिस्टिक्स वर फाउंड टू बी, इन स्टैटिस्टिक्स स्टैट वर फाउंड टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखें यहाँ पे आपको उसने बता दिया है कि जो डेटा हम ले रहे हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद, अब उसके पैरामीटर्स की बात करेगा वो, विद मीन। अब मीन उसका पहला पैरामीटर है जिसको हम म्यू कहते थे, ठीक है। तो विद मीन 45 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 14, ठीक है। अब वो कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ एग्जामिनीज, फाइंड नंबर ऑफ examinees whose marks out of 100 are, कि जो एग्जामिनीज 5000 स्टूडेंट्स का डाटा लिया उसने, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी बता दिया। वो कह रहा है कि एग्जामिनीज वो ना जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, सही है। तो एग्जामिनीज हुज मार्क्स आउट ऑफ 100 आर, आउट ऑफ 100 मार्क्स कितने आए हैं, अब उसकी हमने प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड करनी है, फिर उसके नंबर ऑफ एग्जामिनीज बता सकते हैं हम। तो फर्स्ट पे है, ये मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट पे है जी लेस देन 30, सेकंड पे है बिटवीन 30 एंड 70। यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिख देता हूँ मैं। थर्ड पे आपके पास है बिटवीन 60 एंड 80 और फोर्थ नंबर पे है मोर देन 60 एंड फिफ्थ पे है मोर देन 40। ये 5 कंडीशंस गिवन की गई हैं जो हमने फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, सही है।
तो इन 5 कंडीशंस को हम एरिया टेबल यूज़ करके फाइंड आउट करते हैं, जी का फार्मूला यूज़ करके फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं नीचे ही स्टार्ट करता हूँ। सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें कांस्टेंट पैरामीटर की वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं। म्यू आपको दिया हुआ है जी 45 आई थिंक सो, ठीक है, और सिग्मा आपको गिवन है 14। ये 2 पैरामीटर्स आपको गिवन है, इनको यूज़ करके हम फाइंड आउट करते जाएंगे। अब फर्स्ट वाले ऑप्शन को फाइंड आउट करते हैं हम, लेस देन 30। लेस देन 30 का मतलब है हम पहले z की वैल्यू, अब ये जो हम टेबल बनाएंगे इसका जो मैं आगे बनाऊंगा वो स्टैंडर्ड टेबल होगा, ये याद रखना, स्टैंडर्ड नॉर्मल का। x यहाँ पे क्या है हमारे पास, फर्स्ट में पहले मैं आपको ये बता दूं x की वैल्यू क्या है। मैंने आपको बताया था जैसे कि 30, जिसका हम कंसर्निंग वैल्यू जिसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं, लेस देन 30 है तो 30 x हो गया, म्यू और सिग्मा यही रहेगा। z में पुट करें x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, तो z का आंसर क्या आएगा 30 माइनस म्यू 45 है ओवर सिग्मा यानी कि 14। आप इसको कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं, सब जो है माइनस करके डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आपके पास बनेगा -1.07। ये z की वैल्यू आ गई हमारे पास जो हमने टेबल में फाइंड आउट करनी है। पहले हम उसको कर्व के अंदर देख लेते हैं कि कैसे लाई करवाना है। यहाँ पे कर्व बनाता हूँ मैं, ये कर्व बना दिए, सही है। स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड है ये, तो यहाँ पे इसका 0 पॉइंट सेंट्रल पॉइंट आ गया, सही है। तो अब -1.0.07, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, तो इसने लेफ्ट साइड पे उन्हें आप कह लें -1.07 यहाँ पे लाई कर रहे हैं, इतना एरिया है -1.07, ये वो वैल्यू है z की। तो उसने क्या कहा -1.07, इस वैल्यू से लेस एरिया, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया, ये सारा ये जो शेडेड एरिया है ये फाइंड आउट करेंगे। ये इस पॉइंट से लेस एरिया माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, तो उसको कैसे फाइंड करना है, जैसे मैंने आपको बताया था डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, तो हम -1.07 से 0 तक का एरिया फाइंड आउट करेंगे। पहले इस एरिया को फाइंड करने के बाद टोटल 0.5 जो लेफ़्ट साइड का है उसमें से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा। तो -1.07 टेबल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं गिवन कर दूंगा लिंक, जहां से आप टेबल को डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे आपको एक दफ़ा टेबल दिखा देता हूं कि टेबल में से आप वैल्यू कैसे देखते हैं। ये स्टूडेंट्स टेबल है आपके पास, आप एक दफ़ा उसके दर्शन कर लें, फिर डिस्क्रिप्शन से आप उसको देख भी सकते हैं, फाइंड आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स मैं आपके सामने टेबल कर रहा हूँ, ये टेबल है। यहाँ पे देखें आपको वैल्यूज़ गिवन की गई हैं, ऐसे कर देता हूँ मैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको वैल्यूज़ गिवन की गई हैं जी की 0.0, 0.1, 2, 3, ये अप टू 3.3 तक वैल्यूज़ जा रही हैं, ठीक है। इसी तरह से आप नेक्स्ट जाएंगे 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, ये टेबल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका। तो आपने करना क्या है, वेरी सिंपल, -1.07 वैल्यू है यहाँ पे, यहाँ भी देख सकते हैं। तो इसका एरिया फाइंड करना है 0 से यहाँ तक का, ठीक है। तो ये एरिया सारे 0 से लेके ही फाइंड आउट किए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से समथिंग तक के एरिया, सही है। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, -1 माइनस को एक दफ़ा भूल जाएं, 1.07 है तो 1.0 आप लेफ्ट साइड से देखेंगे, 1.0 ये है और 7 यहाँ पे हमारे पास ये लाई कर रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू आपने 1.0 से लेके जानी है और 7 पे मैच कर लेनी है। वो वैल्यू हमारी क्या बन रही है, 0.3577। ये डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा, तो वहाँ से आप टेबल देख के फाइंड आउट कर सकते हैं। 0.3577। तो जो इतनी वैल्यू है, इस एरिया की जो वैल्यू है, जो रेड मार्कर से मैंने शेड किया है, उसकी एरिया की वैल्यू जो है वो 0.3577 है, सही है।
देख लेता हूँ 0.357 बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। तो अब आपने क्या करना है, इस एरिया को फाइंड आउट करना है। इस टोटल में से इस वाले रेड वाले एरिया को आपने निकाल देना है, तो पीछे ये एरिया बच जाएगा। तो आप क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.3577। तो 0.5 में से आप इसको माइनस करते हैं जब, तो आपका आंसर आता है 0.1423। 0.1423। तो 0.1423 आपका एरिया कौन सा आ गया, ये -1.07 से लेके माइनस इन्फिनिटी, आप कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक, ये सारा एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है। ये है प्रोबेबिलिटी उन एम्प्लॉयज़ के, सॉरी उन एग्जामिनीज़ की जिन्होंने 100 में से लेस देन 30 मार्क्स लिए हैं। अब हमने नंबर ऑफ़ एग्जामिनीज़ देखने हैं कि कितने नंबर ऑफ़ एग्जामिनीज़ हैं जिन्होंने लेस देन 30 मार्क्स लिए हैं। तो वेरी सिंपल, आप इस आंसर को 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ एग्जामिनीज आ जाएंगे। दोबारा बता देता हूँ, आपने जब नंबर ऑफ़ एग्जामिनीज फाइंड करने हैं तो इस रिक्वायर्ड वैल्यू को जो हमने निकाली यहाँ पे एरिया का आंसर, इसको आपने टोटल पॉपुलेशन जो ऊपर बताया उसने 5000 स्टूडेंट्स हैं, 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर बनेगा वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, वो 711.5 है। तो नियर अबाउट 712। तो नंबर ऑफ एग्जामिनीज वो जो हैं 0.1423 मल्टीप्लाई बाय 5000 करेंगे तो 712 तकरीबन आपके नंबर, यानी कि 5000 में से 712 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100 में से 100 में से लेस देन 30 29 28 अप टू 0 तक मार्क्स लिए हैं, वो 712 टोटल बच्चे हैं। ठीक है, ये था हमारा पहला ऑप्शन लेस देन 30 वाला। ठीक है, अब मैं पहले मोर देन वाला समझा देता हूं आपको, उसके बाद मैं बिटवीन की तरफ आऊंगा। सही है, मोर देन वाले दो हैं, यहाँ पे मैं एक समझा दूंगा, आप नेक्स्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। बिटवीन के दो हैं, एक समझा दूंगा, नेक्स्ट आप इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सही है, तो अब मोर देन की तरफ मूव करते हैं कि मोर देन का जो एरिया है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे। ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ये सेम रहेंगी, ये चेंज नहीं होती हैं। तो मैं यहाँ पे आपको जी का फार्मूला लिख के डायरेक्ट बता देता हूँ। अब देखें ना, बिटवीन है, बिटवीन में ऑप्शन 2 जो है उसको फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। ऑप्शन 2 में x1 है हमारा, x की दो वैल्यूज़ है ना, देखें सॉरी बिटवीन नहीं, मैं मोर की बात कर रहा था, तो ये थर्ड पॉइंट है। तो मोर देन में x की वैल्यू क्या है 40, जैसे इसमें 30 थी उसमें 40 है। अब उससे अपवर्ड एरिया, राइट साइड पे एरिया फाइंड आउट करना है। तो x 40 है, z का फार्मूला लगाएंगे x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। सही है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, x की जगह पे 40 माइनस 45 डिवाइड विद 14, यानी कि ये -5 ओवर 14। ये एरिया आपने इसका जब आप डिवाइड करके आंसर निकालते हैं तो वो आंसर आपका बनता है 0.36, सॉरी -0.36, ये मोर देन का है। 40 माइनस 45, ठीक है, ये मैं 5th पॉइंट आपको समझा रहा हूँ ना। ठीक है, तो माइनस, इसका आंसर बनेगा -0.36। ये आंसर आया इसको सॉल्व करके, z की वैल्यू आई हमारे पास। ठीक है, अब हमने इसको इसी तरह से, अब देखें पहला भी आंसर, इससे पहले वाले ऑप्शन का आंसर भी माइनस आया था तो वो 0 से लेफ़्ट साइड पे था, तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं आएगा, तो ये भी लेफ़्ट साइड पे। तो हमने क्या करना है, ये डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व बना ली है हमने, ये सेंटर पॉइंट आ गया, -0.36 है, तो आप कह लें -0.36 अब लेट से यहाँ पे कह दें। लाइंस का माइंड ना कीजिएगा, अब मैनुअली ऐसे ही लगती हैं लाइंस, तो आप बस समझना है आपने।
ये ब्लू लाइन इसलिए है कि जो शो कर रही है कि एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक 0 से लेके -0.36 का एरिया है, ये ब्लू शेडेड एरिया, सही है। अब उसने क्या कहा कि आपने -0.36 से मोर का, देखें मोर देन 40 था तो आंसर ये है, तो इससे मोर एरिया फाइंड करना है ना। तो आपने एक्चुअली ये जो रेड एरिया इस ब्लू के समेत, ब्लू प्लस रेड एरिया, इस पॉइंट से राइट साइड पे प्लस इन्फिनिटी तक जितना भी एरिया आ रहा है वो आपने फाइंड करना है। मोर का ये मतलब है कि आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से यहाँ तक का एरिया प्लस इन्फिनिटी तक, मैं यहाँ पे यूँ लिख देता हूँ, प्लस इन्फिनिटी तक का एरिया आपने, अब 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के एरिया का आपको पता है वो 0.5 है। हमने क्या करना है, उसमें ऐड करना है कौन सा एरिया, ये जो ब्लू शेडेड एरिया है, इसको हमने ऐड करना है। तो 0 से -0.36, इसी तरह से जो टेबल मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड नॉर्मल का, उसके अंदर आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं, वैल्यू देख के आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, सही है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0.1406 आएगी, 0.1406 टेबुलेटेड वैल्यू जो टेबल से आप निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया आपका 0 से, ये एरिया ऑफ, या आप कह लें एरिया फ्रॉम -0.36 टू 0, वो किसके बराबर है। मैंने आपको क्या बताया कि आप इसका एरिया क्या निकाल सकते हैं, 0.1406, 0.1406, ये वो एरिया आया है जो 0 से यहाँ तक का है। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ये अगला एरिया 0 से यहाँ तक का एरिया, तो ये इससे राइट साइड वाला सारा एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो अगला एरिया 0.5 है, इसी में आप 0.5 ऐड कर दें, तो 0.5 ऐड करने के बाद 0.6406, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू दिस, तो 0.6406। इसी तरह से नंबर ऑफ आपने एग्जामिनीज फाइंड आउट करने हैं, तो इसको 5000 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5000 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर बनता है वो 3203 बनता है, मल्टीप्लाई करने के बाद 3203, यानी कि 3203 बच्चे ऐसे, स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 100 में मोर देन 40 आंसर जो है वो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, मींस कि वो पास हो गए, बचत हो गई उनकी, सही है। वरना बच्चे यही कहते हैं ना, घर जाके अगर रिजल्ट अच्छा ना आए तो घर वाले पूछते हैं आपका क्या बना, वो अपना नहीं बताता, वो कहता है कि बाकी सारे भी फेल हो गए हैं, अपना बताओ आपका क्या बना। तो ये वो बच्चे हैं कि जिन्होंने 40 से अबव मार्क्स लिए हैं, मोर देन 40, इतने बच्चे हैं। इसी तरह से मोर देन आपके पास यहाँ पे 60 है, तो 40 की जगह 60 जस्ट पुट करना है आपने और आप उसका आंसर निकाल सकते हैं, सही है। अब हम बात करते हैं बिटवीन वाले एरियाज़ की। तो बिटवीन वाले एरियाज़ को कैसे फाइंड आउट करना है। बिटवीन में देखिए मैं कौन सा यहाँ पे ऑप्शन लूँ, 60-80 वाला ले लेता हूँ, थर्ड ऑप्शन जो वो फाइंड आउट कर लेता हूँ यहाँ पे, सही है। थर्ड ऑप्शन, तो x पहला आपका वो 60 है और जो सेकंड x है आपका वो 80 के बराबर है। मैं आपका कहता रहता हूँ x आपका, ये आपका सवाल है, आपका सब्जेक्ट है तो आपका ही है, ठीक है। तो x1 इज इक्वल टू 60, x2 इज इक्वल टू 80 है, सही है। आप पहले 60 को पुट करके z की पहली वैल्यू निकाल लेंगे, फिर 80 को पुट करके दूसरी वैल्यू, बहुत सिंपल है। तो z इज इक्वल टू x माइनस, मैं डायरेक्ट वैल्यूज ही पुट कर देता हूँ, 60 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 14, z1 कह लें इसको, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा लगा के मैं z2 फाइंड कर लेता हूँ, वो 80 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 14। तो जो z1 का यहाँ पे हमारे पास आंसर बनेगा वो, अल्लाह आपका भला करे, तो वो बनता है 60 पुट करने के बाद 1.07 और 80 पुट करने के बाद 2.5।
ये दो आंसर्स बने हैं जी के, ये वैल्यूज़ पुट आउट करने के बाद, ठीक है। अब इनको हम टेबल में पुट करते हैं कि टेबल में कैसे पुट कर सकते, उसमें सॉरी कर्व में कैसे पुट कर सकते हैं। टेबल से तो हम वैल्यूज़ देखते हैं ना, ठीक है। तो ये आपका सेंट्रल पॉइंट आ गया, मैं ऐसे ही ज़ीरो लगा देता हूँ, हर दफ़ा तो उल्टी लाइन बन जाती है, सही है। तो Z1 1.07 है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव साइड पे जाएंगी। 1.07 आप कह दें कि यहाँ पे आपका लाइक ये लाइन है 1.07, अगली वैल्यू 2.5 है तो 2.5 इससे थोड़ा आगे ही होगा, यहाँ पे होगा। इस तरह से, सही है। तो हमने इनके बिटवीन लिखा हुआ ना, बिटवीन 60 एंड 100, इनके दरमियान एरिया फाइंड करना है। इनके दरमियान एरिया कौन सा बन रहा है, वो एरिया जो अभी मैं रेड के साथ शेड करने वाला हूं। जो रेड से शेड किया एरिया मैंने, ये फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक के एरिया मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे 0 से लेके यहाँ तक का, 2.5 तक का। तो एरिया 0 से लेके 2.5 तक का एरिया फाइंड आउट करते हैं आप। तो पहली वैल्यू आपकी जो टेबल की आती है वो 0.3577 आती है, ठीक है। 60 30 80, ठीक है। 0 से 1.7 तक का, यहाँ से यहाँ तक का एरिया फाइंड करते हैं पहले, वो आपका आएगा 0.3577, ठीक है। 0.3577 ये चीज़ आएगी। अच्छा, इसके बाद 2.5 तक जाते हैं, तो उसका जो एरिया आपके पास आता है वो एरिया आता है 0.4938, 0.4938, 0 से लेके 2.5, 4238 मैंने ये याद रखना है कि ये जो एरिया 35 इसका लिखा है मैंने, 3577 एरिया 0 से लेके 1.07 तक का आया है। और जो एरिया मैंने निकाला है आप कह लें 4938 है। तो ये एरिया आपका निकला है 0 से लेके 2.5 तक। तो अब हमने फाइंड करना है ये एरिया। स्टूडेंट्स बड़े गौर से बात समझनी है आपने। इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया जो सारा निकाला है, ये इसमें से हम इस एरिया को, ये ब्लू शेडेड एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है। इस बड़े एरिया में से इस छोटे एरिया को निकाल देंगे तो हमारे पास ये रेड वाला एरिया बच जाएगा। तो इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर दें, 0.4938 माइनस 0.3577, इसको आप माइनस कर दें तो आपका रिक्वायर्ड आंसर जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर यहाँ पे क्या बनता है जी, वो बनता है 0.1361, ये आंसर बनता है 0.136। इसी तरह से आप एग्जामिनीज फाइंड आउट करना चाहते हैं कि वो कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने एग्जामिनीज हैं जिन्होंने 60 और 80 के दरमियान मार्क्स लिए हैं, यानी कि 60 और 80 के दरमियान मार्क्स आए हैं उनके, वो कौन से बच्चे हैं, तो कितने बच्चे हैं। तो इस आंसर को आप 5000 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास नंबर ऑफ़ एग्जामिनीज आ जाएंगे, सही है। तो उन नंबर ऑफ़ एग्जामिनीज को आप क्या करेंगे जी, आप बता सकते हैं जी कि इतने एग्जामिनीज हैं जो लेस देन 30 आए हैं पहले जो हमने आंसर निकाला, फिर मोर देन 40 के लिए आप मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं इतने एग्जामिनीज जिन्होंने मोर देन 40 लिए और इतने एग्जामिनीज जिन्होंने 60 और 80 के दरमियान मार्क्स लिए। तो ये स्टूडेंट्स बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल थी जिससे आपको एरिया की समझ आ गई कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। कैसे आपने प्लॉट करना होता है, जो वैल्यू होती है जी की वैल्यू प्लॉट करते हैं, यहाँ पर जी 0 होता है,
तो रिक्वायर्ड एरिया को समझना मेन मकसद था, ठीक है। तो आई होप कि आपको लेक्चर बड़ा अच्छा लगा होगा, बड़ी अच्छे से समझ आया होगा आज का लेक्चर, क्योंकि इतना मुश्किल लेक्चर नहीं था, थोड़ा टिपिकल था, लेकिन मुश्किल इतना ज़्यादा नहीं था कि समझना मुश्किल हो। जस्ट लेंथी, इसको बड़ा लेंथी माना जाता है, इसके क्वेश्चंस लेंथी होते हैं, ठीक है, तो मुश्किल नहीं होते हैं। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। x1 को 30 रखें, x2 को 70 रखें, ठीक है, बिटवीन का एरिया आ जाए, मोर देन का एरिया आ जाए, ठीक है। अगर डायरेक्ट आपको कहा जाता है कि 0 से इन्फिनिटी तक का एरिया फाइंड आउट करना है, तो वो आप डायरेक्ट बता सकते हैं 0.5 है। टोटल एरिया अंडर द कर्व वो 1 होता है, जिसको आप लेक्टिमेट प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच जी। कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन। कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ से किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, लेक्चर में से, इंट्रोडक्शन में से, पीडीएफ में से, स्टैंडर्ड नॉर्मल में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं नॉर्मल और स्टैंडर्ड नॉर्मल में, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। ये आप नोट कर लें। थैंक यू।